Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. Today we will study the third chapter of English NCERT book Honey Dip. For the students of class 8th, the chapter name is Glimpses of the Past. Past के की कुछ झलकियाँ, अतीत के बारे में हम कुछ यहाँ पढ़ेंगे कि अतीत में क्या हुआ था और किस तरीके से ब्रिटिश आए हमारे मुल्क में और उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा जमा लिया और फिर कैसे हिंदुस्तान के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ विद्रोह किया और बिलाखिर उनको यहाँ से भगा दिया। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक बात और कि ये जो चैप्टर है वो कॉमिक में लिखा हुआ है और कॉमिक में जो चीज़ लिखी जाती है उसमें चीज़ों को पिक्चर के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए बतलाया जाता है कि कैसे कैसे हुआ था और क्या क्या हुआ था। तो यहाँ भी चीज़ों को पिक्चर के ज़रिए बतलाया गया है और बबल के ज़रिए बतलाया गया है। बबल में जो कन्वर्सेशन लोगों के हैं, जो कथन है लोगों का, वो बयान किया गया है और जो दूसरी तरीके की लाइन है, चौकोर में है या लंबे में लिखी हुई है, वो कंडीशन को बतलाती है कि क्या कैसे हालात थे, तो उन हालात में लोगों ने क्या किया, क्या कहा, वो सब चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ कुछ तस्वीरों वाली झलक है हमारे मुल्क की तारीख़ की, हमारे मुल्क की हिस्ट्री की। कब से कब तक? 1757 से लेकर 1857 तक। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ये तस्वीरें और ये जो स्पीच बबल्स हैं, ये जो कथन हैं लोगों के, वो हेल्प करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करने में और हालात को, जो हालात और जो तस्वीरें हमको ले जाएंगी एक ऐसे वार की तरफ जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो कि 1857 में हुआ था। अब आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द मर्टियर्स, मर्टियर बोलते हैं शहीदों को, जो जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, उन्हें मर्टियर बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। एट द फंक्शन इन दिल्ली, जिसे मैंने बतलाया था कि जो लंबे में लिखा हुआ है वो हालात को बतला रहे हैं, कंडीशन को बतला रहे हैं कि उन कंडीशन में क्या हुआ था। तो दिल्ली में एक फंक्शन था जिसमें ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifices of Indian martyrs. इसमें देखिए लता मंगेशकर जी कुछ गा रही हैं, गाना गा रही हैं और उस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं। और वो गाना कौन सा है कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो आंसू, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जो ये गाना है वो गाना लता मंगेशकर जी हमारे जो मैर्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उन शहीदों की सेक्रीफाइसेस को, उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को याद करने के लिए गा रही हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पेज है, उसमें क्या है? द कंपनीज कंक्विस्ट। कंक्विस्ट बोलते हैं विजयी को। कंपनी कैसे कंक्विस्ट हुई, कैसे उसने विजय प्राप्त की, कब से कब तक? 1757 से 1849 तक। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अपने लेटेस्ट हथियारों के ज़रिए और अपने उम्दा हथियारों के ज़रिए ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बढ़ रही थी। एक्सटेंड मतलब बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? अपने उसका पावर बढ़ रहा था। कहाँ? हिंदुस्तान में 18वीं सदी में। देखिए इंडिया 1765 का इंडिया कैसा था?
जो येलो, जो ये हिंदुस्तान का जो मैप है, उस मैप में देखिए कि जो येलो कलर है वो हिंदुस्तानियों का उस पर कब्जा था, वहाँ इंडियन प्रिंसेस थे। और जो जो गुलाबी वाला है उस पर देखिए ब्रिटिश टेरिटोरी है, वहाँ ब्रिटिश लोग थे, यानी ब्रिटिश का कब्ज़ा बहुत बहुत ही कम था और हिंदुस्तानी राजा महाराजा का कब्ज़ा बहुत ज़्यादा था, वो लोग वहाँ पर रूल करते थे। लेकिन आगे धीरे धीरे अभी हम आगे जब पढ़ते जाएंगे तो किस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़े हिस्से पर हिंदुस्तान के कब्ज़ा कर लिया था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो हिंदुस्तान के जो प्रिंस थे, जो राजा महाराजा थे, वो बहुत शॉर्ट साइटेड थे, यानी वो दूर की नहीं सोचते थे, वो फ्यूचर को नहीं देखते थे, वो सिर्फ प्रेजेंट और वर्तमान को देखते थे। द स्टार्ट राजा बह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। जो बादशाह थे, राजा बा थे, उन्होंने क्या किया, वो इंग्लिश मैन को, इंग्लिश मर्चेंट्स को यानी ब्रिटिश को बुलाते थे ताकि वो एक दूसरे राजा के ख़िलाफ़ जंग में और लड़ाई करने में उनकी मदद करें। क्योंकि ये जो राजा महाराजा थे ये एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे, हर आदमी सोचता था कि मैं दूसरे को हरा कर उसके इलाके पर कब्ज़ा कर लूँ। तो इस तरीके से वो लड़ते रहते थे, जिसके लिए अपनी मदद के लिए वो इंग्लिश ब्रिटिश मर्चेंट्स को यहाँ बुलाते थे। लेकिन उसका नतीजा बाद में क्या हुआ, उसका रिजल्ट बाद में क्या हुआ, हम इसमें देखेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों में कोई शांति नहीं थी, वहाँ कोई पीस नहीं था। क्यों? इस लगातार की लड़ाई की वजह से, कि एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, रोज़ाना लड़ाई किसी न किसी इलाके में किसी न किसी राजा की होती रहती थी, इस वजह से लोगों में कोई पीस नहीं था। द राइवलरीज helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. जो दुश्मन थे उन दुश्मनों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, एंड इट कुड ईजी, और इस तरीके से ईजी हो गया उनके लिए, आसान हो गया। सबड्यू, सबड्यू मतलब कब्ज़ा करना, कब्ज़ा करना हिंदुस्तानी प्रिंसेस पर। यानी उन लोगों ने पहले तो एक राजा की जब दूसरे राजा से लड़ाई होती थी तो एक की हेल्प करके दूसरे को हरा देते थे। इस तरीके से वो आपस में लड़ा कर एक ऐसा वक्त आ गया कि इन लोगों ने खुद बादशाहों को और जो राजा महाराजा थे उनको गद्दी से उतार दिया, उनकी सीट पर कब्जा कर लिया एक एक करके। अ फार सीइंग रूलर लाइक द brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. लेकिन उसमें कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसे महाराजा थे जो फार सीइंग थी, जो शॉर्ट साइटेड नहीं थे, जैसे मैसूर के बहादुर शाह टीपू सुल्तान, वो बहुत ही बहादुर थे और उन्होंने अपने आखिरी सांस तक ब्रिटिश का मुकाबला किया और यहाँ तक कि वो ब्रिटिश से लड़ते लड़ते हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी और वो मार्टियर हो गए, शहीद हो गए। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ नो मोर। या इधर देखिए, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्विस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्ज़ा हुआ था, इस कब्ज़े को इंडियन किस तरीके से देखते थे, कैसे रिएक्ट करते थे, इसमें देखिए कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ नो मोर वार्स एंड नॉट लूटिंग बाय ठग्स। एक ने कहा कि भगवान का शुक्रिया है कि अब यहाँ पर पीस आ गई, अब यहाँ शांति आ गई हमारे मुल्क में, अब ना कोई जंग हो रही है और ना ही जो ठग लोग थे यहाँ राजा महाराजा वो किसी एक दूसरे को लूट रहे हैं, लूटिंग भी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा क्या कहता था, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अरे भगवान ही ने तो, अल्लाह ही मियाँ ने तो भेज रखा है इन ब्रिटिश को यहाँ पर। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। दूसरा कहता था कि हमारी जो किस्मत है और जो तकदीर है वो इनके साथ लिंक है, जुड़ी हुई है, तभी तो ये हमारे लिए आए हुए हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग। दूसरे लोगों ने क्या कहा, जो ये सफ़ेद लोग हैं, इन लोगों ने हमारे लोगों को, हमारे किंग्स को, राजा महाराजा को कत्ल कर दिया, मार डाला, एंड उनको डिथ्रोन कर दिया। डिथ्रोन मतलब गद्दी से उनको उतार दिया और ख़ुद वहाँ पर राजा और महाराजा बनकर बैठ गए। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड।
एक दूसरे आदमी ने कहा कि कुछ बादशाह, कुछ राजा ठीक थे कि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम वो हमारे तो थे, वो इसी सरजमीन के थे, इसी मुल्क के थे, हम दूसरों के ग़ुलाम तो नहीं हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर, अब हम लोग बाहर के आए हुए लोगों के, फॉरेनर के ग़ुलाम बन चुके हैं। तो लोगों के अलग अलग राय थी, अलग अलग हिसाब से लोग इस कंक्वेस्ट को देखते थे। द ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में आ चुका था। अब देखिए वहाँ क्या हो रहा था। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर थे, जो साधु संत थे, धर्मगुरु थे, वो लोग फैलाते थे आइडियाज़ को, ओपिनियन को, ख्यालात को। और कैसे ख्यालात को? अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बढ़ावा देते थे, एंड चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देते थे। इसकी वो लोग प्रीच करते थे, फैलाते थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। देखिए यहाँ धर्मगुरु बैठे हुए हैं, पंडित जी हैं कि कौन से हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी कोई समंदर क्रॉस करेगा वो अपने रिलीजन से, अपने मज़हब से हाथ धो बैठेगा। जिसने भी क्रॉस किया सी को, अपना मज़हब उसने गंवा दिया। जिस तरह की बातें थी। दूसरे क्या कहते थे? ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, कि जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां मुल्क में, दुनिया में हैं, वो सब वुमेन की वजह से हैं। अब इनको कौन समझाए कि इनको भी किसी वीमेन ने ही पैदा किया होगा, किसी औरत से ये जन्म लिए होंगे, लेकिन कह रहे हैं दुख जितना है वो सब औरतों की ही वजह से है। अब कौन ऐसे लोगों का दिमाग सही करे? द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। देखिए सच्चाई ये थी कि हिंदुस्तानी जो थे उन्होंने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया था। अब उनके अंदर कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी, कोई किसी को ऑनर नहीं दे रहा था, और ब्रिटिश ने इसी का फ़ायदा उठाया और उन सब पर कब्जा कर लिया। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। देखिए एक वाइट मैन क्या कह रहा है, जो यहाँ के नेटिव हैं, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले ओरिजिनल जो हैं, वो ट्रस्ट के लायक नहीं, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदार भी नहीं, उनके अंदर कोई भी ईमानदारी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। एक इंडियन देखिए हाथ जोड़े क्या कह रहा है? सही सच्चे कह रहे हैं महाराज, महाराज आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, अगरचे और लोग आपके लिए ऑनेस्ट नहीं हैं। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। जो ये ब्रिटिश थे वो मर्चेंट थे, वो ताजिर थे, वो अपनी तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए हुए थे। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश वांटेड टू क्विक प्रॉफिट, वो जल्दी ही मुनाफा चाहते थे, बहुत जल्द मुनाफा चाहते थे, और उनके जो हैवी टैक्स थे वो बहुत बड़े बड़े टैक्स लगा देते थे हिंदुस्तानियों पर। क्यों? और ये हैवी टैक्स जो थे वो लोगों को, फार्मर्स को, किसानों को फोर्स करते थे कि वो अपने खेतों को छोड़ दें। अबेंडन मतलब छोड़ देना। क्यों? इसलिए कि इतनी ज़्यादा पैदावार तो होती नहीं थी, और उससे ज़्यादा वो लोग टैक्स लगा देते थे, तो जो किसान थे वो बोते ही नहीं थे, वो अपनी ज़मीन छोड़ देते थे। तो इस तरीके के रूल और रेगुलेशन उन्होंने पास किया था हिंदुस्तानियों को यहाँ पर परेशान करने के लिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। एक फार्मर कह रहा है कि आपके जो लोग हैं वो तो हमारी सारी खेती ले लेते हैं, जो कुछ यहाँ गल्ला होता है, अनाज होता है, वो तो सारे लोग ले लेते हैं आपके लोग। यू आर स्टिल इन अरियर, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तभी ब्रिटिश का धमकी देते थे उनको कि अभी तुम्हारे ऊपर अरियर्स है, यानी बकाया है, अभी तुम कर्जदार हो, अगर नेक्स्ट वीक तक तुमने पे नहीं किया, किराया बकाया अदा नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुमको कहाँ? जेल में भेज दूंगा। Still the British invented their other methods which gave them more profit. अब भी वो ब्रिटिश जो थे वो तरह तरह के अलग अलग मेथड अपनाते थे, अलग अलग तरीके निकालते थे, किस लिए? विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो।
The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. जो गुड्स थे, जो सामान इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होते थे, जो वहाँ बनते थे, वो जब हिंदुस्तान लाए जाते थे तो हिंदुस्तानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जितना भी माल वो यहाँ से लाते थे, वहाँ इंग्लैंड से यहाँ लाते थे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था और वो सामान यहाँ हिंदुस्तान में बिकते थे और बिक कर सारा फ़ायदा और सारा मुनाफा ब्रिटिश चला जाता था। तो इस तरीके के रूल उन लोगों ने पास किए थे। अ गुड आइडिया, देखिए क्या कह रहा है, अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो लॉज थे, जो रूल थे, उन्होंने हिंदुस्तानी जो इंडस्ट्री थी, कंपनियां थी, उनको अपंग बनाना शुरू कर दिया, उनको अपाहिज बनाना शुरू कर दिया, यानी अब वो बिल्कुल ख़त्म होने लगी, उनका लॉस होने लगा और वो डूबने लग गई। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakhs Indian died of starvation. इस तरीके से ना चाहते हुए भी चारों नाचार क्या हो गया, जो आपदा थी, फैमाइन जो थी, भूख, कहत, भुखमरी, वो फैल गई और 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख हिंदुस्तानी भूखे मर गए। स्टार्वेशन, भूख से उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, जो अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते थे, जो कारीगर थे, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसीज़ ने इनको भी बर्बाद कर दिया और उनका बिजनेस भी बिल्कुल ठप और बर्बाद हो गया। ये चौथा नंबर देखते हैं, राम मोहन रॉय, 1772 टू 1833। 1772 से लेकर 1833 के बीच में क्या हुआ, वो इस पेज पर हम पढ़ेंगे। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय जी जो थे, वो बंगाल के एक पढ़े लिखे आदमी थे और वो जो कुछ भी हमारे कंट्री में गलत हो रहा था उसको समझ रहे थे। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्व्स। वो ये कह रहे थे कि हमें अपने आप से, हमें अपने लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, आपस में हमें किसी से घिन नहीं करनी चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। हमारा जो पुराना कल्चर है, जो तहजीब हमारी है, वो बहुत ही ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हमारे अंदर इतनी काबिलियत है और इतनी क्षमता है कि हम बड़े बड़े अचीवमेंट्स को, बड़ी बड़ी कामयाबियों को हम हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसमें जो अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की जो बेकार चीज़ें फैली हुई हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining अस। जो वहम परस्ती है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम अलग अलग तरह के की धारणा बनाए हुए हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और यही चीज़ हमको बर्बाद कर रही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज को फैलाना चाहते थे, उसकी तरफ उनका दिल लगता था, खिंचता था। वो कहते थे कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो नॉलेज है वो सिर्फ बातों बातों में नहीं होनी चाहिए, उसका वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उसको करके दिखाया जाए और साइंस के एतबार से होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, ताकि उसको प्रूफ किया जा सके। ऐसा नहीं कि नॉलेज है और बके जा रहा है आदमी, ना तो प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कोई कॉन्टेक्ट है और ना ही साइंटिफिक कोई उसको प्रूफ कर पा रहा। तो इस तरह की नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉलेज जो हो वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक हो। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. इन्होंने अपना न्यूज़पेपर्स भी चालू किया था, स्टार्ट किया था, लेकिन जो शक्की थे, जो जासूसी करने वाले ब्रिटिश थे, उन्होंने इनके अखबार को 1823 में बंद कर दिया। He told his wife,
उमा, इन्होंने अपनी वाइफ उमा से क्या कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि गायों के कलर अलग अलग होते हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन दूध का कलर जो है वो एक ही होता है, दूध का रंग एक ही तरह होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, कि जो अलग अलग मजहब है, अलग अलग तरह के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका मतलब जो है, एसेंस जो है, जड़ एक ही है, हर मजहब की जड़ एक ही है, कोई भी मजहब और कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है। ये बात उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बतलाई, उमा से कही। देखो जो वो थे रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो समंदर पार करेगा वो अपना मजहब से हाथ धो बैठेगा। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, उन्होंने सी को क्रॉस किया और वो इंग्लैंड गए ये जानने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिश को इतना पावरफुल बना रही है। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने उन लोगों से एक बात कही, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम आपको अपना रूलर मानते हैं, अपना राजा मानते हैं कि आप हमारे राजा हो, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, आपको भी हमें अपनी प्रजा मान लेना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रजा के लिए क्या हो। जिस तरीके से एक राजा की अपनी प्रजा के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि वो उनकी ज़रूरत को पूरा करता है, इसी तरीके से आप लोगों को की भी कुछ जिम्मेदारी होगी। तो ये सब बातें उन्होंने वहाँ जाकर कहीं। ऑपरेशन यानी जुल्म, देखिए किस तरीके से ब्रिटिश ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया है, कब से कब तक, 1765 से लेकर 1835 तक। But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed regulations. Third, under it, an Indian could be jailed without trial in a court. लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने लगातार हिंदुस्तानियों पर जुल्म करना जारी रखा, वो लगातार उन पर जुल्म करते थे। 1818 में क्या हुआ कि उन्होंने एक रेगुलेशन, एक रूल पास किया, रूल 3 के नाम से, और उसके तहत वो लोग किसी भी हिंदुस्तानी को बगैर ट्रायल के, कोर्ट में ट्रायल किए बगैर, उनकी बात कोर्ट में पेश किए बगैर उन्हें जेल में डाल सकते थे। इस तरह का रेगुलेशन उन्होंने पास किया। ऑल द टाइम British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. जितने भी ब्रिटिश थे ऑफिसर थे उनको हिंदुस्तान में बड़ी सैलरी दी जा रही थी, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी उनको दी जा रही थी, और उनको मौका दिया जा रहा था कि वो प्राइवेट बिजनेस भी हिंदुस्तान में करें। तो वो बड़ी सैलरी भी उठा रहे थे और हिंदुस्तान में अपनी बिजनेस भी अपना फैलाए हुए थे। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to Indian. क्या हो गया, 1829 तक ब्रिटेन के लोग जो थे, बरतानिया से, ब्रिटेन से कितने का माल हिंदुस्तान में आता था, 7 करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान में आता था, एक्सपोर्ट होता था और यहाँ बिकता था, और यहाँ का सारा मुनाफा फिर वहीं पर चला जाता था। तो इतना फ़ायदा वो लोग हमारे इस कंट्री से उठा रहे थे। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. जो ब्रिटिश थे उनका खूब फ़ायदा हो रहा था, उनकी कंपनी कामयाब हो रही थी। प्रोस्पर्ड मतलब कामयाब होना, खुशहाली आना, तो उनके यहाँ खुशहाली आ रही थी और हिंदुस्तानी इंडस्ट्री जो है वो डाई हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, तबाह हो रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल जो बेंटिक थे उन्होंने वहाँ जाकर रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लान्स ऑफ इंडिया। जो बोन्स ऑफ कॉटन है, कॉटन वीवर्स हैं, जो कपास की खेती करने वाले हैं, वो बिल्कुल उनकी सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई है,
उनके अंदर अब कोई दम नहीं रहा है, कोई गोश्त और कुछ भी नहीं है, उनमें अब सिर्फ और सिर्फ हड्डी रह गई है। वो ब्लीच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्लीच मतलब सफ़ेद कर रहे हैं द प्लेन्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का जो समतल एरिया है, भारत का जो समतल एरिया है, वहाँ कपास की खेती खूब कर रहे हैं। तो ये बातें वहाँ उन्होंने जाकर वहाँ अपने यहाँ बतलाई थी गवर्नर जो जनरल थे बेंटिक ने, यानी हिंदुस्तानियों की और भारत के लोगों की हालत बतलाई थी कि हड्डी और चमड़ा तो सिर्फ बच गया है, लेकिन फिर भी वो कपास की खेती किए जा रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन, ये कब से कब तक है? 1835 से 56 तक, यानी 1835 से 1856 तक। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतुष्ट लोग थे, उनसे बेइत्मीनानी थी यहाँ। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। हिंदुस्तान में जो पढ़ाई होती थी वो सिर्फ दो उसमें होती थी, या तो संस्कृत में या पर्शियन में। आमतौर पर जो मुसलमान लोग थे वो पर्शियन पढ़ते थे, और जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे, वो संस्कृत पढ़ते थे। इन 1835 an Englishman named Macaulay suggested a change। जो इंग्लिशमैन था उसने 1835 में एक चेंज को सजेस्ट किया कि अब हिंदुस्तान में चेंज होना चाहिए पढ़ाई में। उसने क्या किया? वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने क्या कहा कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो यहाँ के नेटिव हैं, ओरिजिनल जो यहाँ के हैं, उन्हें इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या हो कि हमारी जो खपत है हमारे माल की, हमारे गुड्स की, वो यहाँ ज़्यादा हो। इसलिए कि वो हिंदुस्तानी जो तो हिंदुस्तानी ही रहेंगे, पढ़ेंगे हमारी ज़बान और हमारी लैंग्वेज, तो इससे हमारा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। हर चीज़ को ये लोग अपने बिजनेस के हिसाब से देखते थे। दोस्तों, अंग्रेज़ क्या कह रहा है? आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ इससे। English education produced clerk to whom the British gave petty jobs under them। जो इंग्लिश एजुकेशन था वो क्या करता था? वो पैदा करता था सिर्फ क्लर्क को। टू whom the British gave, जो क्लर्क, जो ब्रिटिश लोग थे, ये हिंदुस्तानियों को दे देते थे, और ये हिंदुस्तानी लोग इसको लेते थे। कैसी जॉब ये होती थी? पेटी जॉब, बहुत ही कम दर्जे की घटिया किस्म की जॉब होती थी जो हिंदुस्तानियों को मिलती थी। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। Incidentally means luckily, इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि इसने कुछ ऐसे लोगों को भी पैदा किया, यानी न्यू जनरेशन को इसने इंटेलेक्चुअल बना दिया, पढ़ा लिखा बना दिया। We must educate our brothers। क्या कह रहे हैं हिंदुस्तानी? कि हमें अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, उन्हें एजुकेटेड बनाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो मटेरियल, जो माली हालत है, उनको भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो तीसरा क्या कह रहा है? फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके ज़रिए से हमें अपनी जो शिकायत है, जो ग्रीवनेस, हमारा दुख है, तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वे कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये लोगों की ओपिनियन थी जब इंग्लिशमैन ने कहा कि हिंदुस्तान में इंग्लिश की तालीम होनी चाहिए, इंग्लिश की एजुकेशन यहाँ पर दी जानी चाहिए। उसके बाद ये मैप देखिए, पहला मैप हमने देखा था, ये पहला मैप था जिसको हमने देखा था। ये देखिए, ये वाला, इसमें येलो रंग कितना है जिस पर हिंदुस्तानियों का कब्जा है, और दूसरा कलर कितना है? गुलाबी वाला, जिसमें ब्रिटिश का कब्जा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी 1835 से लेकर 1856 के बीच क्या हुआ कि अब देखिए येलो कलर कितना है और ब्रिटिश का जो एरिया है वो कितना हो गया। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया 1856 तक। उसके बाद क्या हुआ? दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी लोगों की ज़रूरतों का ख्याल भी करते थे। देखिए क्या है,
Our kings have become puppet and we have lost our old jobs. कि हमारे जो किंग थे, राजा महाराज थे, वो पपेट बन गए, वो कठपुतली बन गए, जिधर ब्रिटिश उनको नचाते हैं, जिधर ले जाते हैं उधर वो चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें अपने पुराने जॉब से, जो हमारा पुराना काम था, उससे भी हमें हाथ धोना पड़ गया। अब क्या कह रहा, एंड लैंड्स, और हमें एक तो हमारी जॉब गई, दूसरी हमारी ज़मीनें भी चली गई। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों ब्रदर्स को, भाइयों को, यहाँ के लोगों को वो क्रिश्चियन बना रहे थे। तो यही ये लोग कह रहे हैं, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। एक आदमी कह रहा है, आप लोग सिर्फ बातें ही कर रहे हो, सिर्फ बातें ही हो रही हैं, अरे कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें इन ब्रिटिश को यहाँ से भगा देना आसान हो जाए, हम यहाँ से उनको भगा सकें, कुछ ऐसा किया जाए। तो अब देखिए क्या होता है, द स्पार्क्स, स्पार्क्स मीन्स चिंगारी। अब यहाँ से इंडिपेंडेंस की चिंगारी जो थी वो लोगों के अंदर फूट पड़ी, और लोगों ने किस तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में एक दूसरे की हेल्प की। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीजेंट्स, जो लगातार जो टैक्स थे वो किसानों को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट, जो संथल थे बंगाल के, जिन्होंने अपनी ज़मीनें गंवा दी थी इंग्लिश मैन के न्यू रूल्स की वजह से, इन लोगों के नए रूल की वजह से, वो भी डिस्परेट थे, वो बहुत गुस्से में थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। उन लोगों ने क्या किया, 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। रोज रिबेलियन मतलब विद्रोह कर दिया, उन्होंने बगावत कर दी, एंड कत्ल किया। मैसेकर का मतलब कत्ल किया किनका, यूरोपियन का, यूरोपीय लोगों का और उनके सपोर्टर्स का, जितने भी उनके सपोर्ट में लोग तो उनको भी मार डाला, उनको भी कत्ल कर दिया, और यूरोपियन को भी कत्ल कर डाला। Discontent was brewing in the East India Company's army too. अब डिस्कॉन्टेंट का मतलब नाराज़गी और बेसब्री, ये भी बढ़ रही थी। ब्रीविंग मीन्स यहाँ बढ़ रही थी, कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी अब बेसब्री बढ़ने लग गई थी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मैशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, जो वाइट सोल्जर्स थे उन्हें क्या थी, बड़ी सैलरी दी जाती थी। ह्यूज पे मैशंस, उन्हें हवेली दी जाती थी, उन्हें बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती थी, और क्या दिया जाता था उन्हें, सर्वेंट्स, नौकर चाकर भी उन्हें दिए जाते थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमें सिर्फ वजीफ़ा थोड़ा सा दे दिया जाता है और हमारा प्रमोशन जो है वो बहुत ही स्लो होता है। एक लंबी उम्र गुजारने के बाद तब हमें कुछ तरक्की मिलती है, कुछ प्रमोशन मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज जो हैं वो हमसे कहते हैं कि हम समंदर को क्रॉस करें, जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, ये टोपी वाले कौन होते हैं, जो हमारे पुराने कस्टम को अबोलिश कर दें, ख़त्म कर दें, हमारे रीति रिवाज को और हमारा जो सिस्टम है और रस्म है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से ज़रूर भगाना चाहिए। सिपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, जो सिपॉय जो फौजी थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के, अपने जो फौज थी उनको, उस फौजी के दस्ते के एक साथी को उन्होंने मार डाला, उसको उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉय रिवोल्टेड, हज़ारों दूसरे फौजियों ने भी बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उन्हें उनके यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग कर दिया गया। जब उन लोगों ने खुद विद्रोह किया तो उनके साथ ऐसा हुआ। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ इंग्लिशमैन जो थे वो हिंदुस्तानियों के जो कस्टम थे उनको समझते थे और लोगों के माइंड को भी वो समझ रहे थे। अब देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं।
ओ प्राउड ब्राह्मीन सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट you have to bite is made from the fat of cows and pigs. अब देखो क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, ओ ब्राह्मण, जो फ़ख्र करने घमंडी ब्राह्मणों, तुम लोग फ़ख्र कर रहे हो अपने आप पर, बहुत घमंड है तुमको, क्या तुम जानते हो कि ये जो बम है, जो बुलेट है, उस पर से उसकी जो चाबी निकाली जाती है उसमें सूअर की और पिग और काऊ की, गाय और सूअर की चर्बी होती है। ये उन लोगों ने इसलिए बताया कि जो गाय है वो बहुत उसका एहतराम किया जाता है हिंदू भाइयों के यहाँ, और पिग, ये इसका गोश्त और इसकी चीज़ें मुसलमान भाइयों के यहाँ नहीं खाई जाती, वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश मैन ने इन लोगों को ऐसा बतलाया कि अपने आप पर तुम लोग बहुत घमंड करते हो ना, अंग्रेज़ तुमसे ऐसा करवाते हैं, वो बुलेट में उसकी फैट पिग की और काउस की चर्बी लगवाते हैं ताकि तुम उसको अपनी ज़बान से लगाओ। व्हाट, अब देखिए क्या पंडित जी क्या कह रहे हैं, एक ब्राह्मण क्या कह रहा है व्हाट, उसको बहुत ही हैरत होती है, बहुत ही उसे अचंबा होता है। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, एक मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं कि इन जो वाइट मैन हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उन लोगों ने हमें भी धोखा दिया है। डिसीव्ड का मतलब धोखा देना, हमें भी धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम द विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। अब चपातीज जो थी वो भेजी जाने लगी एक गांव से दूसरे गांव, और उसी में कुछ मैसेज भी लिखा जाने लगा। और वो क्या मैसेज क्या था कि आपके जो राजा हैं, आपके जो एम्परर हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी सर्विस की ज़रूरत है। हमें यहाँ से, हिंदुस्तान से, ब्रिटिश को और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करना है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इसी तरीके से जो कमल का फूल था वो भी हिंदुस्तानी फ़ौजियों में घुमाया जाने लगा, सर्कुलेट किया जाने लगा। और उसकी क्या थी निशानी कि अब हमें डेथ टू फॉरेनर, अंग्रेज़ों की, फॉरेनर की, गैर मुल्क से जो लोग यहाँ गैर मुल्की हैं उनकी डेथ चाहिए, हम हर हाल में उनको यहाँ से ख़त्म कर देना चाहते हैं। द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, पैट्रियट मतलब देशभक्त, जो देशभक्त थे उन लोगों की लोगों ने पूरी तरीके से मदद की, उन्हें शेल्टर दिया और उन्हें हर तरह की जो भी हेल्प की ज़रूरत थी उनकी मदद की। उसके बाद रिवोल्ट मतलब बगावत, अब बगावत हो गई, कब हुई बगावत? 1857 में। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, मेरठ में एक थोड़ा सा वायलेंट हो गया, यानी मार झड़प हो गई थोड़ी सी। उसके बाद क्या हुआ? द सिपॉय मार्च टू दिल्ली, और जो फौजी थे उन लोगों ने दिल्ली तक मार्च किया, दिल्ली वो सब आ गए। लॉन्ग लाइव अवर एम्परर बहादुर शाह जफ़र, और उन लोगों ने अपने बादशाह, अपने राजा बहादुर शाह जफ़र की लॉन्ग लाइफ की, एक लंबी ज़िंदगी की के लिए दुआ की और उनकी कामना की कि इनकी ज़िंदगी जो है वो लंबी हो। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, अब रेबेलियन जो विद्रोह जो था ये बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मेनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, जो बहुत से ज़मींदार थे उन लोगों ने भी अपनी ज़मीन को गंवा दिया था, क्यों? ब्रिटिश के पॉलिसीज़ की वजह से, और अब वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, कि वाइट मैंस का जो रूल है अब वो ख़त्म होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। अब सब लोग एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए। द फाइट फॉर फ्रीडम, अब फ्रीडम, आज़ादी के लिए फाइट शुरू हुई, कब? 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो बहुत से जो रूलर थे पुराने, जो फॉर्मर रूलर थे, उनके अंदर भी गुस्सा था, वो भी नाराज़ थे। उसी में से एक कौन थी? बेगम हज़रत महल लखनऊ की, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम,
वो क्या कह रही हैं कि वाइट मैन ने, अंग्रेज़ों ने हमारे किंगडम को, हमारा जो की जो रियाया थी उसको हमसे छीन लिया, उसको कब्ज़ा कर लिया। पॉपुलर दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और जो ये फॉरेनर के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक लहर चली थी, एक मौज उठी थी उनके ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने भी ज्वाइन किया। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, जो एक मशहूर लीडर थे, गुरु थे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने अपने लोगों से क्या कहा, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रिवनिंग अवर लैंड, अंग्रेज जो है हमारी मुल्क को, हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, हर जगह लोग इकट्ठा हुए, और कहाँ, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। फिर क्या हुआ, अजीमुल्ला खान टोल तात्या तोप से अजीमुल्ला खान ने क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें नाना साहब को, पेशवा नाना साहब को अपना लीडर मान लेना चाहिए इस इंडिपेंडेंस में, जो आज़ादी के लिए हम जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमें अपना लीडर किसे मान लेना चाहिए, नाना साहेब को। द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, उन लोगों ने ब्रिटिश पर हमला किया, और एक पिच्ड बैटल का मतलब बहुत ही घमसान की लड़ाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं, वो हुई पूरे नॉर्थ इंडिया में, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई हुई। उसके बाद 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हर रिस्ट, उनके जो कलाई थी उसमें एक गोली लग गई। किनके, कुंवर सिंह बिहार के जो थे, कितनी उम्र थी उनकी, 80 ईयर, यानी 80 साल की, 80 साल के बुढ़े भी इस इंडिपेंडेंस की वॉर में लड़ रहे थे। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू, और उन्होंने मरते हुए क्या कहा कि गंगा मैया मेरी ये लास्ट ऑफरिंग है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ब्रिटिश को यहाँ से भगाया गया और लोगों ने रिवॉल्ट किया, लोगों ने विद्रोह किया, तब जाकर कहीं इंडिपेंडेंस की वॉर हुई, और फिर हमारा जो मुल्क है, जो हमारी कंट्री है, वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हुई। तो ये पास्ट की कुछ झलकियाँ थीं अतीत की। इसको लिखा किसने, SD सावंत ने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।